जी अगला नंबर जरूर आपका लगेगा, लेकिन ये ढोंग और आडंबर है, क्या ये रॉन्ग नंबर है? ढोंग या आडंबर है, क्या ये रॉन्ग नंबर है? वो फिल्म देखी थी ना एक पीके, रॉन्ग नंबर है क्या ये? अब डिबेट को समझिएगा। राहुल गांधी की एक तस्वीर को लेकर बड़ी चर्चा है, बड़ा विवाद भी है। राहुल गांधी की एक तस्वीर आई, अच्छी तस्वीर है, ये तस्वीर आई राहुल गांधी की। अब राहुल गांधी रुद्राक्ष अवतार में नजर आए, राहुल गांधी माला पहने हुए नजर आए, तिलक लगाया हुआ नजर आए, मंदिर में उन्होंने दंडवत प्रणाम वहां पर किया, साष्टांग दंडवत प्रणाम उन्होंने किया। एक अच्छी तस्वीर है, खूबसूरत तस्वीर नजर आई, सबको अच्छा लगा, देश को ये देखिए तस्वीर आई, सबने देखी। लेकिन मध्य प्रदेश की इन तस्वीरों पर अब घमासान गुजरात चुनाव में हो रहा है। वैसे ये उज्जैन महाकाल की तस्वीरें हैं, महाकाल हर हर महादेव महाकाल की तस्वीरें, लेकिन गुजरात में चुनाव है, तो गुजरात चुनावों में इस तस्वीर की गूंज। बीजेपी ये कह रही, राहुल गांधी की इन तस्वीरों के बाद बीजेपी की ओर से उन्हें ढोंगी हिंदू बताया गया है। ढोंगी हिंदू, उन्हें हिंदू मतलब सीजनल हिंदू, चुनावी हिंदू कहा जा रहा है। ये सारे बयान याद दिलाए जा रहे हैं भाई कि पहले हिंदुओं पर कटाक्ष किया था सतीश जारकिहोली, याद है, उन्होंने कहा था कि हिंदू का शब्द बेहद गंदा होता है, बेहद गंदा होता है। ये भी कर्नाटक के कार्यकारी अध्यक्ष थे। लेकिन अब ये फिर मतलब हिंदुत्व पर कटाक्ष, फिर तिलक माला और रुद्राक्ष। तो अब अमित मालविया जो कि बीजेपी की तरफ से हैं और कई और सीनियर लीडर्स की तरफ से ये कहा गया कि भाई ये ढोंग है, ये ढोंगी हिंदू हैं। महाकाल मंदिर में कैमरा लेकर जाने पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि ढोंगी हिंदू राहुल गांधी नहीं बल्कि बीजेपी के नेता है जो धर्म के सहारे राजनीति करते हैं। दरअसल इसका परिप्रेक्ष्य है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्जैन महाकाल दर्शन करने गए थे तो कुछ कैमरे थे वहां पर, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने कहा कि गर्भगृह में कैमरा, यही असल ढोंगी हिंदू होते हैं। अब राहुल गांधी जी वहां गए, वहां पर भी अंदर गर्भगृह में कैमरा नजर आ गया, तो अमित मालवीय ने कह दिया ढोंगी हिंदू, और साथ ही जोड़ दिया गया, सारे बयान याद दिला दिए गए। और एक चीज याद कीजिए, जब मैं जिसका जिक्र कर रहा था, नरेंद्र मोदी की महाकाल मंदिर से ऐसी तस्वीरें आई थी, ये वो तस्वीरें, और कांग्रेस की ओर से उन्हें ढोंगी हिंदू बताया गया था। वजह दी गई थी कि इतने कैमरे लेकर कौन जाता है भाई। अब जब राहुल गांधी की तस्वीरें आई हैं, वहां पर भी कैमरा, गर्भगृह में कैमरा, अब सच्चा हिंदू, उन्हें सच्चा हिंदू बताया जा रहा है। इसी को लेकर हम डिबेट करेंगे, क्योंकि सवाल यह कि राहुल गांधी के मंदिर जाने या उनके रुद्राक्ष माला तिलक लगाने को लेकर नहीं है। सवाल यह है कि राहुल गांधी केरल में एक ऐसे पादरी से मिलते हैं जिस पर हिंदू विरोधी होने का आरोप है, जो राहुल गांधी के सामने देवी देवताओं का अपमान करते हैं। वो कहते हैं कि मानव के तौर पर जन्मे असली भगवान जीसस हैं, शक्ति और अन्य की तरह नहीं। ये उनका स्टेटमेंट था, उन्होंने देवी देवताओं का अपमान किया। मध्य प्रदेश आकर वो हिंदू अवतार में नजर आ जाते हैं। क्यों शिवराज पाटिल के उस बयान पर कांग्रेस कड़ा प्रतिरोध नहीं करती? याद है ना, गीता में जिहाद नजर आ गया था, गीता में जिहाद, ये नीचे गीता में जिहाद इनको नजर आया था। सतीश जारकिहोली हिंदू का मतलब बेहद गंदा, साथ में राहुल गांधी जी की शिव भक्ति, इसी को लेकर बार बार सवाल उठाया जा रहा है। कर्नाटक कांग्रेस के बड़े नेता सतीश जारकिहोली जब कहते हैं कि हिंदू का अर्थ बेहद गंदा, तो कांग्रेस क्यों चुप रहती है? जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नेता एंटी हिंदू शपथ में शामिल होती हैं, तब क्यों नहीं विरोध किया जाता? ये वो शपथ चल गई है नीचे, छत्तीसगढ़ में एंटी हिंदू शपथ, आपको याद है? अब ये दो तस्वीरों में विरोधाभास है भाई। अच्छी बात है, तस्वीरें हैं, अब महादेव या भगवान पर किसी का कॉपीराइट नहीं है। जो सुप्रिया श्रीनेत या कांग्रेस कह रही कि सही बात है, किसी का कॉपीराइट थोड़ी ना कि हिंदुत्व पर कॉपीराइट हो गया। लेकिन इसे हिंदुत्व को आईएसआईएस, इसे हिंदुत्व को बोको हराम, इसी हिंदुत्व को सिखों और मुसलमानों को मारने का नाम, ये सब बताया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से। हिंदू आतंकवाद, हिंदू तालिबान, बुरा हिंदू, सारी चीजें, गीता में जिहाद नजर आ गया था। तो फिर इसीलिए इन तस्वीरों पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि चुनावी हिंदू ढोंग है या नहीं है। इसको लेकर पॉलिटिक्स गुजरात में। नलिन कोहली भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। मेरे साथ संगीत रागी हैं, यहाँ प्रोफेसर संगीत रागी मेरे साथ यहाँ पर लाइव है। प्रीति जी हैं, कांग्रेस पार्टी से मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में राहुल, और अब्दुल मनन साहब है, ऑल इंडिया एमआईएम के नेता हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। पहले रागी जी, मैं आपसे, आप मतलब आपकी विचारधारा से जुड़े लोगों को क्या प्रॉब्लम है राहुल गांधी के मंदिर जाने से? भाई कोई आप लोगों का कॉपीराइट थोड़ी ना है कि वो मंदिर जाते हैं तो ढोंग है, देखिए, और आप लोग जाएंगे तो फिर वो बहुत शानदार है। देखिए, डबल स्टैंडर्ड्स हैं आप लोगों के। रागी जी, देखिए अमन जी, सबसे पहली बात तो कि राहुल गांधी के जो माता जी हैं वो क्रिश्चियन, पिताजी थे वो हिंदू थे या नहीं थे, अब इसमें एक शक है। क्योंकि हमारे यहाँ जो परंपरा है, गोत्र की जो परंपरा है, वो पिता से आता है। अब जो राजीव गांधी थे, उनके पिता जो थे वो हिंदू तो नहीं थे, तो हम ये मान करके चलते हैं कि वो राहुल गांधी मूलतः जन्मजात हिंदू नहीं है। लेकिन वो हिंदू बनने की कवायद कर रहे हैं, तो अच्छी बात है,
इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप हिंदुत्व के प्रति से आपको प्रेरणा मिलती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं रागी जी, लेकिन दूसरे एक सवाल पूछ लूं, देखिए प्रोफेसर है सर, हाँ, ये आप ही लोगों ने पढ़ाया है, मतलब हम लोग पढ़ते आए हैं, हिंदू तो उदार है। हिंदू का मतलब क्या है? जो हिंदू धर्म में माने वो हिंदू, जो ना माने वो हिंदू। जिनके पिता पारसी वो भी हिंदू, जिनके पिता हिंदू वो भी हिंदू। मतलब हिंदू तो बहुत उदार है ना, जिसको आना है स्वागत। तो ये थोड़ी ना कि उनके पिता ये हैं तो वो नहीं जा सकते। देखिए मैं आपसे बिल्कुल सहमत। तो विचारधारा है, संस्कृति है, वे ऑफ लाइफ है। मैंने इसीलिए कहा, दो तरीके से मैंने ये कहा। एक, आप जन्मजात आप क्या हैं, किस धर्म का पालन करते हैं, तो हमारे यहाँ जो गोत्र परंपरा होती है उसमें तो पिता के अनुसार ही होती है। और मुझे लगता है इनके पिता पारसी थे, माता क्रिश्चियन है। और अभी राहुल गांधी कहते हैं कि हम तो एकदम खांटी हनुमान भक्त और शिव भक्त हिंदू हैं, हमारा गोत्र अमुक है। तो ये एक सवाल है। कौल ब्राह्मण दत्तात्रेय गोत्र है, मतलब उस पर हम नहीं जाना चाहते हैं। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है जो आपने उठाया है इस डिबेट के अंदर, आप उसी हिंदू धर्म को आप गाली देते हैं। आप इस्लाम के खिलाफ, इस्लामिक कट्टरता के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते हैं, आपकी जुबान बंद रहती है। और आप उसी पादरी के साथ आप खड़े होकर के आप विचार विमर्श करते हैं जो हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ गाली देता है। आपके लिए आर्क बिशप जो है वो, आप आर्क विषय से पत्र लिखवाते हैं कि कांग्रेस के प्रति वोट करो। आप उसी कमलनाथ के साथ आप मंदिर में जा रहे हैं जिस कमलनाथ ने इसी मध्य प्रदेश चुनाव में कहा था, मुसलमानों के बीच में कहा था कि आप 90% से ज्यादा लोग उठ करके जाकर के वोट दीजिए, तभी हम हैं। मेरा ऐसा कहना है कि राहुल गांधी एक काल नेमी की तरह हैं और मुझे लगता है कि हिंदू समाज को बचना चाहिए। ऐसे लोग जो हिंदू का वेश धारण करके और हिंदू जाते हैं और वोट के लिए वो जो हिंदू बनते हैं, यदि हिंदू समाज इनके झांसे में आया तो हिंदू समाज को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। जैसे मैं केजरीवाल को भी उसी कैटेगरी में रखता हूं। एक तरफ केजरीवाल क्या करते हैं कि जो दिल्ली दंगों में वक्फ बोर्ड को लेकर के, अभी एक मैंने वीडियो देखा था जिसमें कह रहा है, एक दिल्ली का नेता कह रहा है कि जो उनके कब्रिस्तान की जमीन थी वो केजरीवाल ने 5 गुना बढ़ा दिया है। आप देखिए, विभाजन के पश्चात कांग्रेस ने लगभग, जो सावरकर कहते थे, या तो हिंदू इंटरेस्ट के खिलाफ काम किया है कांग्रेस पार्टी ने, इधर इट हैज बीन इनडिफरेंट टू और इट हैज बीन हॉस्टाइल टू द हिंदू इंटरेस्ट। तो लेकिन इसका या तो थोड़ी ना सर, ये इसको तो स्वागत करना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं इसको तो आप लोगों को स्वागत करना चाहिए अगर उन्होंने इस तरह के बयान दिए। लेकिन अब आखिरकार अगर हृदय परिवर्तन हो रहा है, 10 सेकंड, अगर जागृति हो रही है, अगर हृदय परिवर्तन हो रहा है, तो हिंदू धर्म तो इतना उदार है कि वो सबका स्वागत करता है। मैं नलिन को नहीं, अमन जी बस 10 सेकंड। बोलिए अमन जी, इसके इस खतरे को जानिए। राहुल गांधी मुस्लिम समाज के जो इंटेलेक्चुअल्स थे उनके साथ एक मीटिंग में 2019 के चुनाव के पहले उन्होंने बैठक किया था और मुस्लिम समाज के संभ्रांत लोगों ने उनसे कहा था कि आप सॉफ्ट हिंदुत्व लीजिए, ताकि हम तो आपके साथ खड़े हैं ही, हम तो बीजेपी एंटी बीजेपी हम वोट करेंगे ही करेंगे, हम तो आपके साथ खड़े हैं। हिंदुओं के वोट को तोड़ने के लिए यह आपके लिए जरूरी है कि आप सॉफ्ट हिंदुत्व आगे बढ़ाइए। और नतीजा यही था कि 2019 के चुनाव में राहुल गांधी ने यह प्रयोग करना शुरू किया सॉफ्ट हिंदुत्व का, कि यहां से यहां मंदिर जाना, जहां जब कर्नाटक में जाते थे तो मंदिर छोड़ देते थे। जहां पर हिंदुत्व सॉफ्ट या हार्ड क्या, हिंदुत्व तो हार्ड होता ही नहीं है। देखिए ये हिंदुत्व कट्टर और पता नहीं सॉफ्ट और हार्ड क्या होता है। हिंदुत्व तो बिल्कुल आपसे मैं इतना उदार है, इतना सहनशील है। मैंने तो उनकी बात कही। ये एक तो सॉफ्ट और हार्ड होता ही नहीं है हिंदुत्व। हिंदुत्व हार्ड होता तो थोड़ी ना राम मंदिर के लिए 497 साल तक इंतजार करता। मैं तो सहमत हूं आपसे। हिंदुत्व हार्ड होता तो कश्मीर में नरसंहार होता। हिंदुत्व हार्ड होता तो काशी में वो सब जो भी हम इंतजार चल रहा है वो सब होता। हिंदुत्व हार्ड कहां होता, अपना कमलेश तिवारी होता। हिंदुत्व तो हार्ड होता ही नहीं है सर। मैं आपसे सहमत हूं और मैं तो ये मान कर चलता हूं। नलिन कोहली के पास जा रहा हूं सर, एक मिनट मुझे नलिन कोहली जी मुझे समझाइए, पाखंड क्यों, ढोंग क्यों भाई? एक तो वो जा रहे हैं, वो जाते नहीं तो आप कहते हैं कि भाई ये देखिए अपीजमेंट कर रहे हैं, तुष्टीकरण कर रहे हैं। अब जा रहे हैं तो आप कह रहे हैं ढोंग कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं। एक बात बोलनी चाहिए ना नलिन जी। पहली बात अमन जी,
वकील हूं तो इसलिए संविधान हमेशा याद आता है। बोलने की स्वतंत्रता तो सबको है, तो कोई उन्हें कुछ कह सकते हैं। अभी हमारे भाई जो है संगीत रागी जी, वो अपने विचार दे रहे थे। मेरे आचार उनसे थोड़े भिन्न हो सकते हैं और इसमें कोई गलत बात नहीं है। राहुल जी जरूर जाए मंदिर जाए, मस्जिद जाए, गिरजाघर जाए, जहां उनका मन करे वो जाए, कौन रोक रहा है। लेकिन हर चीज एक आपको परिप्रेक्ष्य में या कॉन्टेक्स्ट में, पर्सपेक्टिव में देखना पड़ता है। राहुल गांधी जी सोमनाथ गए, सोमनाथ में वहां एक रजिस्टर है गैर हिंदुओं के लिए, उनका नाम उन्हीं के पार्टी के, उन्हीं के करीबी व्यक्ति ने वहां उसे नोट कराया। बाद में कहा मैं जनेऊधारी हूं। अरे तय कर लीजिए आप जनेऊधारी हैं या नहीं है। मैं शिव भक्त हूं, आप हैं या नहीं है, क्योंकि फिर आपको लिखने की क्या जरूरत थी, या आपके व्यक्ति को उसका खंडन आज तक नहीं किया कि आपने मेरा नाम गलत रजिस्टर में क्यों डाला। ये मैंने नहीं, मीडिया ने दिखाया। अब ये बात जो है, इससे प्रश्न उठता है कि राहुल गांधी जी क्या है। अगर हिंदू नहीं है, हिंदू मंदिर जाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ ऐसे मंदिर हो सकते हैं जहां गैर हिंदू की एंट्री जो है ना हो। अलग अलग धर्मों के अलग अलग मंदिर हो, मस्जिद हो, वहां अलग रूल्स होते हैं। तो फिर उसमें अगर आप नहीं है और जाते हैं तो एक दिक्कत हो सकती है। अगर आप हैं तो आपके करीबी लोग आपको क्यों नहीं हिंदू मानते। दूसरी बात, अगर आपकी राम में आस्था है तो राम जन्मभूमि मूवमेंट में मुंह पे जिप लगा रहा। आपने हिंदू टेरर की बात कर ली उल्टा। आपने एक गलत चीज, फेक चीज करने की कोशिश की कि एक हिंदू टेरर होता है। किसी ने कहीं नहीं होता है कि एक हिंदू टेरर है। ये मेरा फोन डिस्कनेक्ट हो गया। आप बोलते तो अब उसके बाद क्या हुआ, इस बात को खड़ा किया तो पूरी सरकार जो है लग गई। भाई राहुल गांधी जी ने जब कह दिया कि भगवा आतंकवाद है तो हमें उसको प्रकट करना पड़ेगा। इसके ऊपर भी काफी पुष्टि हुई। आप ही के कार्यक्रम पे एक जानकार ने कहा कि आईबी की कोई रिपोर्ट इससे पहले नहीं थी, फिर प्रेशर आ गया कि इसको खड़ा करना पड़ेगा। भगवान श्री राम में उनकी सरकार ने क्या कहा हलफनामे पे कि भगवान नाम का अस्तित्व ही नहीं है, मन नकार दिया कि है ही नहीं, काल्पनिक है। जब मंदिर की बात आई, भाजपा ने हमेशा कहा या तो समाज में बातचीत के आधार पे हो या कोर्ट के माध्यम से हो। कोर्ट में जब मैटर आए तो इन्हीं के पार्टी के वरिष्ठ लोग ने कहा अरे मत सुनिए, इसमें भाजपा को लाभ हो सकता है, चुनावी फायदा हो सकता है। तो आप जब हिंदू धर्म को चुनावी फायदा से देखते हैं, आस्था से नहीं देखते, आपके करनी और कथनी में प्रश्न उठते हैं। आप हिंदू भगवा आतंकवाद की बात करते हैं हिंदुओं को ठेस पहुंचाने के लिए, आप हिंदू समाज की चिंता नहीं करते हैं। तो ये शब्द कोई अगर प्रयोग करता है तो कैसे ना करे। तो सर कोई पाखंडी कहे ना कहे, वो उनका अधिकार, लेकिन चुनावी हिंदू तो जरूर है ना। मैं कहता हूं जैसे चुनाव आता है वहां पर तुरंत हिंदू मंदिरों का भ्रमण शुरू हो जाता है। नलिन भाई, चुनाव खत्म हो जाता तो खत्म हो जाता है। ये मैं भी ये कह रहा हूं नलिन भाई, ये तो हिंदू उदार है, ना समझ थोड़ी ना है। हिंदू उदार है, सहनशील है, संवेदनशील है, ना समझ थोड़ी ना, उसे भी दिख रहा है। भाई अगर कोई पहले गाली दी जा रही है और फिर आकर करेगा कि आपका स्वागत, तो वो भी समझेगा ना, वो वोटर तय करेगा। कॉपीराइट आप लोगों का तो है नहीं। अगर राहुल जी वहां जा रहे हैं, खूबसूरत तस्वीर आ रही है, रुद्राक्ष अवतार में नजर आ, रुद्राक्ष की माला है, शानदार तस्वीर है, भगवा चोला उड़ा हुआ है और ओम लिखा, इतनी खूबसूरत तस्वीर है। स्वागत होना चाहिए उसका कि वो अब जा रहे हैं, उनको भी समझ आ रहा है। ये भी तो है ना कि समझ में आया। और आप कह रहे ढोंग है, पाखंड है, जो अमित मालवीय ने कहा, ये जो स्मृति ईरानी जी ने कहा कि पाखंड है, ढोंग है, मैं तो उस पर सवाल पूछ रहा हूं। अब है या नहीं है, दीप्ति जी समझाएंगी, कांग्रेस की लीडर है। दीप्ति जी, ढोंगी हिंदू कहा जा रहा है राहुल गांधी जी को चुनावी अनुमति से। अमन भाई, अच्छा मैं आ रहा हूं, एक मिनट आ रहा हूं, नलिन भाई उनका जवाब ले लूं फिर आप बोलिएगा। दीप्ति जी, चुनावी हिंदू, ढोंगी हिंदू और ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से कहा। अच्छा नलिन जी आप बोल लीजिए, फिर दीप्ति जी मैं आ रहा हूं आपके पास। नलिन जी कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं, नलिन जी कर लीजिए, फिर अब्दुल मन्नान शुभरास्ता आ रहा हूं जल्दी से। नलिन जी मैं केवल इतना ही कह रहा था राहुल जी, सॉरी अमन जी, मैं इतना ही कह रहा था, देखिए हिंदू मंदिर जाना मार्केटिंग या पोजीशनिंग के लिए आस्था का विषय नहीं हो सकता है। मंदिर में जाना क्योंकि आप उसमें मानते हैं तो कोई एक अलग विषय होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी जब मंदिर जाते हैं, नरेंद्र मोदी जी, तो इस पे तुरंत वार शुरू हो जाता है कि मंदिर क्यों जा रहे हैं। उनके लिए आस्था का विषय जो है प्रश्न उठाया जाता है, जो सच्ची आस्था से जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी मंदिर में जाते हैं क्योंकि वो मानते हैं केदारनाथ जी जाए, वहां काशी विश्वनाथ जाए,
काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जो कल्पना की और उसको जो बनाया है, तो वहां पर कोई मार्केटिंग नहीं है। तो इसीलिए जब कांग्रेस पार्टी ये प्रश्न उठाती है, स्वाभाविक है कि उन पर प्रश्न उठेंगे। ठीक है, इस बात को मन में रखना चाहिए। ठीक है, दीप्ति जी आप जवाब दे दीजिए। ढोंगी हिंदू, चुनावी हिंदू, फैंसी ड्रेस वाले हिंदू, दीप्ति जी जवाब दे दीजिए। देखिए, ये आस्था का विषय है और सबकी अपनी, अमन जी आपकी भी पूजा पद्धति होगी, आप कैसे पूजा करते हैं, किस तरीके से पूजा करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं या आप हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं या हाथ खोलकर प्रणाम करते हैं, ये सबका अपना तरीका है। अब अगर इसे ये कहा जाए कि ये चुनावी हिंदू है, ढोंगी हिंदू है, तो ये तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो इस टाइप की बातें करते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या नरेंद्र मोदी जी ने कभी दंडवत प्रणाम नहीं किया? अगर किया है तो मुझे बताइए। किया है, उसी का तो नकल हो रहा है। किया है क्या? आप बताइए मुझे। नरेंद्र मोदी नहीं किया है, उसका उसी का नकल करने की कोशिश कर रहे हैं राहुल जी। ठीक है, वो कंप्लीट कर लेती हैं। आप कंप्लीट कर लीजिए दीप्ति जी, आप कंप्लीट करिए। अच्छा, हाँ, अच्छा, अच्छा, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये मुझे बता दीजिए, क्या ये जो हैं, ये दंडवत प्रणाम करके जो लेटे हुए हैं भगवान श्री राम के दरबार में अयोध्या में, तो क्या ये ढोंगी हिंदू हैं? मैं और दिखाना चाहती हूँ, भगवान केदारनाथ जी की मंदिर में गुफा में भगवा कलर की शॉल ओढ़कर यहाँ पर ध्यान लगाकर बैठे हैं, तो ये क्या ये क्या ढोंगी हिंदू हैं? हमारे बोल रहे हैं आप। ये क्या चुनावी हिंदू हैं? हाँ, ये जो टोपी लगा के खड़े हुए हैं केदारनाथ जी में, तो ये क्या ढोंगी हिंदू हैं? नहीं ना, ये अपनी अपनी आस्था का विषय है। अगर राहुल गांधी जी बोलने दीजिए, अगर राहुल गांधी जी दंडवत प्रणाम करते हैं, तो आप ये बताइए कि आप उनको चुनावी हिंदू कैसे कह सकते हैं? वही तो अभी समझाया आपको नलिन आप भाई ने। उनको ढोंगी हिंदू कैसे कह सकते हैं? दीप्ति जी, अगर बीजेपी के किसी नेता ने, एक मिनट मैं सवाल आपसे आप ही का जवाब दे रहा हूं, मैं चुनौती के साथ आपको बोल रहा हूं, अगर बीजेपी के किसी नेता ने हिंदू आतंकवाद, हिंदू तालिबान और हिंदुत्व, आईएसआईएस, बोको हराम, मुसलमानों और सिखों को मारने का नाम हिंदुत्व, गीता में जिहाद, हिंदुत्व का मतलब हिंदू धर्म, हिंदू का मतलब बेहद गंदा, अगर ये कहा होता ना मंदिर में लड़के, अगर ये कहा होता ना, तो ये बीजेपी का ढोंग कहता मैं। अमन जी, अगर ये लड़कियों को छेड़ने के लिए मंदिर में लोग जाते हैं। किसी नेता ने ये कहा होता ना दीप्ति जी, तो ये भी ढोंग होता, ये ढोंग होता, मैं भी कहता आपके साथ। अब किसी एक बीजेपी के नेता ने अगर हिंदू या हिंदू धर्म को आतंकवाद से जोड़ा होता, तो मैं भी कहता दीप्ति। आस्था होती है अपनी, सबके अंदर अपनी एक आस्था होती है, पूजा करने का सबका अपना एक तरीका होता है, दंडवत प्रणाम करने का सबके अपने अंदर की इच्छा होती है। आप धर्म के ठेकेदार नहीं है, दंडवत प्रणाम पर किसने सवाल उठाया, मुझे बताइए। ना बने, और वो किसी के ऊपर ये आप वो किसी को ये कह नहीं सकते कि वो ढोंगी हिंदू हैं या चुनावी हिंदू हैं। फिर नरेंद्र मोदी जी बता दें कि वो कितनी यात्राएं करे हैं। नरेंद्र मोदी जी बता दें कि चुनाव से पहले मुझे बता दीजिए, मैं आज जब डिबेट करने बैठा हूं, यहाँ 8:15 हो रहे हैं, मैंने पूरी रिसर्च करी है, दंडवत प्रणाम पर किसी ने एक सवाल नहीं उठाया। आप क्यों सवाल उठा रही हैं अपने नेता पर? किसी ने उठाया तो मुझे बताइए, एक नेता ने सवाल नहीं उठाया दंडवत प्रणाम पर। हम उठाई नहीं। आप क्यों सवाल उठा रही है राहुल गांधी के दंडवत प्रणाम पर? दंडवत प्रणाम करने पर ही ये कहा किसने गया बोला है? नहीं, कैमरे पर बोला है, गर्भगृह में कैमरे पर बोला है, आपको पता ही नहीं है। कभी उनके दंडवत प्रणाम करने पर सवाल उठाते हैं। आप गलत कर रही हैं, आप अपने नेता पर सवाल उठा रही हैं। अरे ओमकारेश्वर में भी तो उन्होंने आरती की। दीप्ति जी, यहाँ 8:16 हो गए, पूरी रिसर्च कर बैठा हूँ। भारतीय जनता बीजेपी के एक नेता ने राहुल गांधी के दंडवत प्रणाम पर अगर सवाल उठाया है, दीप्ति जी मुझे बताइए, किसी ने नहीं उठाया। आप उठा रही हैं अपने नेता पर सवाल। आपको क्या प्रॉब्लम है उनके दंडवत प्रणाम से भाई? फिर ये प्रोग्राम क्यों किया जा रहा है? वो क्योंकि गर्भगृह में, क्योंकि ढोंगी हिंदू का गर्भगृह में कैमरे की वजह से ये डिबेट क्यों की जा रही है? क्योंकि सुनेंगी, फिर मैं बताऊंगा ना। सुनिए ना दीप्ति जी, सुनिए ना आराम से। क्यों की जा रही है मैं बता रहा हूं आपको, क्यों की जा रही है मैं बता रहा हूं आपको। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल दर्शन के लिए गए थे, वहां कैमरे थे, तो पूरी कांग्रेस पार्टी कह रही ढोंगी है, ढोंगी है, ढोंगी है। आज वहीं गर्भगृह में कैमरा नजर आ गया, तो राहुल गांधी ढोंगी है क्या? दंडवत प्रणाम पर दीप्ति जी ससम्मान किसी ने सवाल नहीं उठाया। और अगर आप कांग्रेस की ऑफिशियल प्रवक्ता हैं, तो आप राहुल गांधी पर सवाल ना उठाएं।
सुनिए, आपको राहुल गांधी से अगर प्रॉब्लम है, अगर राहुल गांधी से आपको प्रॉब्लम है तो आप पार्टी अपने स्तर पर सॉल्व करिए भाई। कांग्रेस आप पार्टी के स्तर पर सॉल्व करिए। मेरे चैनल के माध्यम से राहुल गांधी पर सवाल मत उठाइए भाई। ऐसे बयान नहीं देती भाई, राहुल गांधी पर सवाल मेरे चैनल के माध्यम से मत उठाइए आप। बिल्कुल नहीं देती। उनके दंडवत प्रणाम से आपको प्रॉब्लम है भाई, ये क्या बात हुई? उनकी आस्था है भाई। नरेंद्र मोदी जी भगवा शॉल में बैठे थे, नरेंद्र मोदी जी भगवा शॉल ओढ़कर चादर बैठकर ध्यान कर रहे थे, तब कांग्रेस ने कोई सवाल नहीं उठाया। नरेंद्र मोदी जी इतने मंदिरों में जाते हैं, कांग्रेस कभी सवाल नहीं उठाती। ठीक है, नहीं उठाती। ठीक है, नहीं उठाया। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा को देखकर ठीक है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर बौखलाहट है, जनता का जो अपार समर्थन और अपार प्यार मिल रहा है, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बौखलाई हुई है, जी आपकी सारी बातें सही हैं। इस तरीके का उनका जो छवि है, दीप्ति जी बस दीप्ति जी सारी बातें आपकी सही हैं। बस मेरा एक अनुरोध है आपसे, आपके नेता हैं, उनके दंडवत प्रणाम पर आपको नहीं सवाल उठाना चाहिए। आपको प्रॉब्लम है पार्टी के लेवल पर, आप सुलझाइए। अपने चैनल पर बैठकर आप राहुल गांधी के दंडवत प्रणाम पर सवाल उठाएंगी तो गलत है। उठाई नहीं रही हूं। किसी ने सवाल नहीं उठाया उनके दंडवत प्रणाम पर। किसी ने सवाल नहीं उठाया उनके दंडवत प्रणाम पर। उनकी आस्था है, सम्मान करिए। गलत नहीं, मैं नहीं अलाउ करूंगा। गलत। शुभराज जी बोलेंगी, शुभराज साहब बोलेंगी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं, भगवा चोला ओढ़कर जाते हैं, नरेंद्र मोदी दंडवत प्रणाम करते हैं, तो उन पर तो सवाल नहीं उठाया जाता भाई। राहुल गांधी की आस्था है, क्या प्रॉब्लम है भाई? मारते हैं, मैं उस पे सवाल उठा रही हूं। शुभराज साहब का अब्दुल मन्नान आ रहा हूं, इससे पहले शुभराज साहब। बस ठीक है दीप्ति जी, शांत हो जाए। बस करिए दीप्ति जी, हो गया बस कोई नहीं। दीप्ति जी हो गया। शुभराज साहब जी आप बोलिए। शुभराज साहब फिर अब्दुल भाई आ रहा हूं जी। अमन जी, हमें समझना होगा कि ये कंट्रोवर्सी क्यों उठ रही है। मुझे लगता है राहुल गांधी जी के मंदिर जाने में और नरेंद्र मोदी जी के मंदिर जाने में बहुत बड़ा फर्क है। नरेंद्र मोदी जी जब मंदिर गए तो इन्हीं की प्रवक्ता ने, दीप्ति जी को थोड़ा रिसर्च करना चाहिए, शायद उनसे सीनियर प्रवक्ता है, नाम मैं नहीं लेना चाहती हूँ क्योंकि जो बहुत ही बदतमीजी से बात करती हूँ, ऐसे नेताओं का नाम लेकर के मैं बहुत ज्यादा लेजिटिमाइज नहीं करना चाहती। उनका बयान था कि कुछ लोग ढोंगी होते हैं जो गर्भगृह में कैमरा लेकर के जाते हैं। उस बयान के आधार पर आज पूछा जा रहा है कि जब राहुल गांधी गए तो क्या ये आकाशवाणी हो रही थी, क्या ये डिवाइन इंटरवेंशन था कि लोगों के सामने वो फोटोज और वीडियोस वायरल हुए? ऐसा तो है नहीं कि महाकाल के मंदिर में गए और महाकाल के दो जो यक्षगण होते हैं वो आकर के उन्होंने राहुल गांधी की रिकॉर्डिंग की। भाई, कांग्रेस पार्टी का पूरा तंत्र चला उनके साथ, जिन्होंने रिकॉर्डिंग की, रिकॉर्डिंग बाहर आई, तो कांग्रेस पार्टी को कहा जा रहा है कि ये तो दोहरी नीति है। जब नरेंद्र मोदी जी गए थे तो आप लोगों ने ही कहा था कि गर्भगृह के अंदर जो लेकर के जाता है वो ढोंगी होता है। सवाल ये है, मूल मुद्दा ये है। लेकिन इस मूल मुद्दे से भटक करके हमने तो खुद ही देखा कि दीप्ति जी स्वयं कन्विंस्ड नहीं है। राहुल गांधी जी जा रहे हैं, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, उस पर सवाल उठा रही हैं, रुद्राक्ष पहन रहे हैं, उस पर सवाल उठा रही, किसी ने नहीं उठाया। बल्कि हमारे जैसे लोग तो खुश हैं, जिन लोगों ने हमेशा से हिंदुत्व का समर्थन किया, जिनको हिंदू होने में गर्व की भावना जिनके अंदर है और जो गर्व से छाती ठोक कर कहते हैं कि हम हिंदू हैं। हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है कि वो व्यक्ति जो आज से कुछ महीने पहले ये कह रहा था कि जो व्यक्ति मंदिर में जाकर देवियों की पूजा करते हैं वही लड़कियां छेड़ते हैं, वो व्यक्ति आज स्वयं मंदिर जाकर के टेंपल रन खेल रहा है। तो हम तो खुश हैं कि ऐसा है। अब कांग्रेस पार्टी के अंदर खलबली है तो इसका तो भाई देश की जनता कुछ नहीं कर सकती और हमें भूलना नहीं चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात कही अमन जी, बिल्कुल हमें नहीं उठाना चाहिए भाई, उनकी आस्था है, बहुत अच्छी बात कही, उनकी आस्था है। वही दंडवत प्रणाम पर क्यों सवाल कोई उठाएगा? किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए भाई। बहुत अच्छी बात कही कि इस देश में जो भी वोटर हैं और खास करके जो हिंदू वोटर हैं वो बेवकूफ नहीं है। उनको याद है कि यही राहुल गांधी ज्यादा देर यही भारत जोड़ो यात्रा के तहत ही जॉर्ज पुनैया से मिलकर के आए, जिनके हिंदुओं के बारे में क्या विचार हैं, जिन्होंने किस तरीके के कुकृत्य किए हैं, ये सब भूलता नहीं है व्यक्ति। और ये अल्टीमेटली जब बैलेट बॉक्स पर जाकर के आपको अपना वोट कास्ट करना होता है तो ये सारी बातें याद रहती हैं। कौन चुनावी हिंदू है, कौन हिंदू आग्रही है, सारे सवाल क्लियर है जनता। भूल जाता है भाई, मेरा आज का हैशटैग हिंदू फॉर ग्रांटेड है, वो भूल जाता है, बहुत आसानी से भूल जाता है, ये भी है, फैक्ट है। अगर नहीं भूलता तो इसका फायदा ना वो नहीं उठा रहे होते। अब्दुल मन्नान भी मुस्कुरा रहे हैं। अब्दुल भाई, एक ब्रेक की मेरी मजबूरी है, ब्रेक के बाद आप ही से शुरू करूंगा। ब्रेक की मजबूरी है, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद अब्दुल मन्नान ऑल इंडिया MIM के प्रवक्ता है, उनसे शुरू करूंगा। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ये हिंदू वोट बैंक को साधने की कोशिश नहीं है। मैं हिंदू हूँ, हिंदू होके मैं हिंदू तो नहीं करूंगा तो और क्या करूंगा? 24 घंटे लड़ने से क्या फायदा यार?
ये गाली गलौज की राजनीति, रोज फर्जी वीडियो लाने की राजनीति। अब देश चलाना है नहीं चलाना, या चुनाव जीतने के बाद उस गाली गलौज करना, डंडा चलाना है। मुआवजे की मांग कर सड़क को जाम कर दिया। बिहार के वैशाली में हथियार के दम पर दुकान में हुई लूट। मोटरसाइकिल सवार 2 बदमाश 4 लाख कैश लेकर फरार। सीसीटीवी में रिकॉर्ड चोरी की घटना, पुलिस कर रही है मामले की जांच। यूपी के मऊ में जमीन विवाद पर 2 गुटों के बीच हुई जमकर मारपीट। महिलाएं भी लाठी से हमला करती हुई नजर आई। मारपीट में 6 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी के फिरोजाबाद में 3 मंजिला मकान में आग लगने से मचा हड़कंप। हादसे में 6 लोगों की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में लड़के की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। लाठी और बेल्ट से पीटता दिखा दूसरा लड़का। पुलिस कर रही है वीडियो की जांच पड़ताल। उत्तर प्रदेश के बहराइच लखनऊ हाईवे पर बस और ट्रक के बीच हुई जोरदार टक्कर। हादसे में 6 लोगों की मौत, जबकि 15 लोग इसमें घायल। हरियाणा के पानीपत में बिजली का बिल ज्यादा आने पर महिला का अनोखा विरोध। बिजली विभाग के दफ्तर पर ढोल बजवाकर किया गया प्रदर्शन। महाराष्ट्र के खोपोली में तेज रफ्तार 2 गाड़ियां खाई में जा गिरी। हादसे में एक शख्स की मौत, कई लोग जख्मी। घटना की जानकारी मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। घाट में 2 गाड़ियां खाई में जा गिरी। मध्य प्रदेश के देवास में मामूली बात पर 2 पक्षों में जमकर मारपीट। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। असम के गोलपाड़ा में दिखा जंगली हाथियों का आतंक। हाथी ने कुछ लोगों को दौड़ाया। हाथियों की तस्वीरें कैमरे में हुई रिकॉर्ड। बिहार के पटना में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई। स्टील फैक्ट्रियों पर मारा छापा। दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं अधिकारी। हरियाणा के पलवल में फायरिंग। पंचायत चुनाव हारने वाले उम्मीदवारों ने दूसरे पक्ष पर चलाई गोलियां। 2 लोग घायल। पुलिस कर रही है मामले की जांच। एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई और बम्बिहा गैंग से जुड़े 10 गैंगस्टर और उनके सहयोगियों को समन जारी किया। एनआईए ने लॉरेंस से पूछताछ के बाद कल कुल 6 राज्यों में गैंगस्टर के ठिकानों पर छापा मारा था। यूपी के बदायूं में एक आदमी ने कुत्ते के बच्चे को ईंट से कुचल कर मार डाला। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस कर रही है मामले की जांच। उत्तर प्रदेश के बदायूं से हैरान करने वाला ये वीडियो आया सामने। यूपी के आजमगढ़ में अस्पताल में दिखी बड़ी लापरवाही। आईसीयू वार्ड के अंदर मरीज के बिस्तर पर आराम फरमाता दिखा कुत्ता। गुजरात के वडोदरा में एटीएस की बड़ी कार्रवाई। एटीएस की टीम ने ड्रग्स बनाने वाली कंपनी पर छापेमारी कर 500 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई। 582 ग्राम सोना पकड़ा गया। सोने की कीमत 31 लाख रुपए। तो वहीं दुबई की फ्लाइट से जयपुर आया था ये यात्री। श्रद्धा मर्डर केस में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। पॉलीग्राफ टेस्ट में आफताब ने कबूला जुर्म। साथ ही आरोपी को हत्या का बिल्कुल अफसोस नहीं। फ्लैट में ही हत्या किए जाने का पर्दाफाश हुआ। आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ पूरा। कल होगा आफताब का नार्को टेस्ट। फिलहाल श्रद्धा मर्डर केस का आरोपी आफताब दिल्ली की तिहाड़ जेल में। आफताब को हमले से सुरक्षित बचाकर लाने वाले पुलिसकर्मियों को मिला इनाम। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने दिया रिवॉर्ड। आफताब को एफएसएल से तिहाड़ जेल से जाते वक्त जेल वैन पर हमला हुआ था। दिल्ली में आबकारी नीति घोटाले में कार्रवाई। ईडी ने अमित अरोड़ा को किया गिरफ्तार। आबकारी नीति घोटाले से संबंधित मामले में आरोपी है अमित अरोड़ा। कानपुर के सीसा मऊ से फरार एसपी विधायक की मुश्किलें बढ़ी। एयरपोर्ट पर लगे कैमरे में सोलंकी की तस्वीरें कैद हुई। इरफान सोलंकी पर फर्जी आधार कार्ड पर हवाई यात्रा करने का आरोप। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार हुआ तेज। अहमदाबाद में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया रोड शो। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान कल होगा। 89 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। गुजरात विधानसभा चुनाव से जुड़ी सभी तैयारियां पूरी। कल होगा पहले चरण के लिए मतदान। मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं अधिकारी। एनसीटी चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया पोस्टर। ये हिंदू वोट बैंक को साधने की कोशिश नहीं है। मैं हिंदू हूँ, हिंदू होके मैं हिंदुत्व नहीं करूंगा तो और क्या करूंगा। 24 घंटे लड़ने से क्या फायदा यार। ये गाली गलौज की राजनीति, रोज फर्जी वीडियो लाने की राजनीति। अब देश चलाना है नहीं चलाना, या चुनाव जीतने के बाद उस गाली गलौज करना, डंडा चलाना है। चंडीगढ़ में आशा कार्यकर्ता महिला खिलाड़ियों और छात्रों से मिली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल भी रहे मौजूद। लखनऊ में आयोजित आपदा प्रबंधन के तीसरे क्षेत्रीय सम्मेलन में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।
आपदा प्रबंधन से जुड़ी प्रदर्शनी में हर सामान को बारीकी से देखा। हरियाणा के अंबाला में पुलिस ने जब्त किया करीब 14 क्विंटल नशे का सामान। 2 आरोपी गिरफ्तार। कबाड़ की बोरियों में छिपाकर रखा गया था नशे का सामान। बिहार में शराब के खिलाफ आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। गोपालगंज में ड्रोन की मदद से पकड़ी अवैध शराब की 3 भट्टियां। 2 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली में बुजुर्ग की हत्या। आपसी विवाद में एक लड़के ने बुजुर्ग को पीटा। अस्पताल में डॉक्टर ने बुजुर्ग को मृत घोषित किया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। यूपी के अयोध्या में संदिग्ध कार मिलने से मचा हड़कंप, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने घेरेबंदी कर कार को रोका। कार सवार 2 लोगों को हिरासत में लिया। कर्नाटक के बागलकोट में हैरान करने वाला एक मामला आया सामने। एक आदमी के पेट से निकाले गए 187 सिक्के। डॉक्टर ने ऑपरेशन कर सिक्कों को बाहर निकाला। बिहार के जहानाबाद में एक आदमी ने पेश की नई मिसाल। पत्नी के साथ मिलकर छेनी और हथौड़ी से चट्टान को काटकर 1500 फीट ऊंचे पहाड़ की चोटी तक सीढ़ियां बनाई। सतपुड़ा में रवीना टंडन के करीब से टाइगर की तस्वीर खिंचवाने की जांच जारी। टाइगर रिजर्व ने शुरू की जांच। रवीना टंडन पर नियमों की अनदेखी का आरोप। महाराष्ट्र में पुणे के खड़कवासला में नेशनल डिफेंस एकेडमी में हुई पासिंग आउट परेड। एडमिरल आर हरि कुमार रहे मौजूद। जम्मू कश्मीर में लोगों से जुड़ने के लिए सेना का बड़ा कदम। पुंछ के सरकारी डिग्री कॉलेज में शॉर्ट फिल्म मेकिंग के लिए वर्कशॉप का आयोजन किया गया। क्रिसमस और न्यू ईयर से पहले हिमाचल के होटल में शुरू हुई एडवांस बुकिंग। पिछले साल के मुकाबले 4% अधिक सैलानी पहुंच रहे हैं हिमाचल। पाकिस्तान में तालिबान आतंकियों का हमला। 3 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा लोग घायल। पश्चिमी पाकिस्तान में किया गया ये ब्लास्ट। यूक्रेन पर रूस के हमले लगातार जारी। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया हमले का वीडियो। आर्टिलरी हमले में यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान का दावा। फ्रांस ने ऊर्जा संकट से निपटने का रास्ता निकाला। कोयले से चलने वाले पावर प्लांट दोबारा शुरू किए गए। युद्ध की वजह से परमाणु रिएक्टर्स चलाने से हो रही थी परेशानी। चीन में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन को कवर करने पहुंचे पत्रकार की पिटाई पर यूके सरकार भड़की। कोरोना की रोकथाम के लिए शी जिनपिंग सरकार ने 0 कोविड पॉलिसी लागू की है। चीन में प्रदर्शनकारियों को अमेरिका के बाद अब कनाडा का भी मिला साथ। चीन में 0 कोविड पॉलिसी को लेकर मचा हुआ है हाहाकार। चीन के बाद अमेरिका में भी बढ़ते दिखे कोरोना के मामले। एक दिन में मिले 31,492 मरीज, 313 लोगों की मौत। और जर्मनी में मच्छर के काटने से कोमा में पहुंचा एक शख्स। पश्चिमी मीडिया की तरफ से किया जा रहा है यह दावा। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में एक फैक्ट्री में आग लगने से मचा हड़कंप। आग में लाखों का सामान जलकर हुआ राख। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पहुंचकर काबू पाया। बिहार के वैशाली पुलिस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, जिसमें पुलिस वाले गाड़ी को धक्का मारकर स्टार्ट करने की कोशिश करते हुए नजर आए। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में नदी में नहाने के दौरान पानी में बहकर एक लड़के की हुई मौत। रेस्क्यू कर निकाला गया शव। यहां 4 दोस्त सूरजपुर के पिकनिक स्पॉट पर घूमने पहुंचे थे। झारखंड के रामगढ़ में भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत। गुस्साए लोगों ने मुआवजे की मांग कर सड़क को जाम कर दिया। बिहार के वैशाली में हथियार के दम पर दुकान में हुई लूट। मोटरसाइकिल सवार 2 बदमाश 4 लाख कैश लेकर फरार। सीसीटीवी में रिकॉर्ड चोरी की घटना। पुलिस कर रही है मामले की जांच। यूपी के मऊ में जमीन विवाद पर 2 गुटों के बीच हुई जमकर मारपीट। महिलाएं भी लाठी से हमला करती हुई नजर आई। मारपीट में 6 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी के फिरोजाबाद में 3 मंजिला मकान में आग लगने से मचा हड़कंप। हादसे में 6 लोगों की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में लड़के की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। लाठी और बेल्ट से पीटता दिखा दूसरा लड़का। पुलिस कर रही है वीडियो की जांच पड़ताल। उत्तर प्रदेश के बहराइच लखनऊ हाईवे पर बस और ट्रक के बीच हुई जोरदार टक्कर। हादसे में 6 लोगों की मौत, जबकि 15 लोग इसमें घायल। हरियाणा के पानीपत में बिजली का बिल ज्यादा आने पर महिला का अनोखा विरोध। बिजली विभाग के दफ्तर पर ढोल बजवाकर किया गया प्रदर्शन। महाराष्ट्र के खोपोली में तेज रफ्तार 2 गाड़ियां खाई में जा गिरी। हादसे में एक शख्स की मौत, कई लोग जख्मी। घटना की जानकारी मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। घाट में 2 गाड़ियां खाई में जा गिरी। मध्य प्रदेश के देवास में मामूली बात पर 2 पक्षों में जमकर मारपीट। हालात को काबू में के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और आप बता दें, गुजरात में एक एंटी रेडिकलाइजेशन सेंटर को लेकर भी बवाल और विवाद शुरू हो गया है।
गुजरात में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में एंटी रेडिकलाइजेशन सेल बनाने का ऐलान किया है। एंटी रेडिकलाइजेशन सेल, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि कट्टरपंथ और सांप्रदायिक तत्वों से सख्ती से निपटा जाएगा। एंटी रेडिकलाइजेशन ये सेल बनाया जाएगा। घोषणा पत्र में बीजेपी ने वादा किया। अमित शाह ने भी इसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बल्कि केंद्र और बाकी राज्य सरकारों को भी अखिल भारतीय स्तर पर यह एंटी रेडिकलाइजेशन सेल बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि 20 साल से गुजरात में कोई दंगा नहीं हुआ और एंटी रेडिकलाइजेशन सेल का जिक्र उन्होंने किया। अमित शाह ने कहा कि देश में कट्टरपंथी ताकतें बर्दाश्त नहीं। तो सवाल यह कि भाई गुजरात में टुकड़े गैंग का टाइम ओवर हो गया क्या? और चुनावी हिंदी को लेकर, क्योंकि यहां पर अब ये कहा जाएगा ये भी एक तरीके से हिंदुत्व वाली राजनीति है, और वहीं राहुल गांधी टेंपल रन। डिबेट करें अब्दुल मनन, ऑल इंडिया एमआईएम के प्रवक्ता, नलिन कोहली साहब हैं, शुभ्रास्ता हैं, आप सबका स्वागत। अब्दुल भाई अब बोलिए, और माफी के साथ देरी से आपके पास आया, बोलिए सर। अब्दुल भाई, ये एंटी रेडिकलाइजेशन सेल का क्या मतलब हुआ, क्या होगा इसमें? बता रहे स्लीपर सेल वगैरह सब डालेंगे अंदर इनको? देखिए, बदकिस्मती ये है कि हिंदुस्तान में, भारत में बहस इस पे होनी चाहिए कि पेट्रोल का दाम क्यों बढ़ा हुआ है, बहस इस पे होनी चाहिए कि मोदी में 40 लोग क्यों मर गए, बहस इस पे होनी चाहिए कि बेरोजगारी बढ़ी हुई, बहस इस पे होनी चाहिए कि, लेकिन आज बीजेपी को बार देता हूँ, उसने एक ऐसी चीज तैयार की है जिससे ये तैयार हो रहा है कि असली हिंदू कौन है, नकली हिंदू कौन है। अब उसे पता चला कोई कर रहा है, कोई जो है मंदिर घूम रहा है, कोई जनेऊ बाहर टांगे घूम रहा है, कोई कह रहा है कि साहब नोटों पर लक्ष्मी जी की फोटो छाप दी जाए। बताओ आदमी दिल के, और वो कह रहा लक्ष्मी जी की फोटो छाप तो इंडिया की जीडीपी बढ़ जाएगी। और जो है नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं ताली बजाओ, कोरोना आ जाए तो इसकी कर्मकांड से कोरोना खत्म हो जाएगा, ताली बजाने से फोटो छापने से जो है महंगाई दूर हो जाएगी। ये सब बातें छोड़कर सीधे ये छदम धर्मी है, सीधो सेकुलर लोग हैं, इनको आप लोग असली हिंदू के चक्कर में फंसाए। आप असुद्दीन ओवैसी एक आदमी ऐसा है संविधान के ऊपर, जो धर्मनिरपेक्षता के ऊपर खुली चुनौती देता है, चाहे वो बीजेपी के लोग हों, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे अमित शाह जी हों, चाहे योगी आदित्यनाथ जी हों, चाहे कोई और हो। जो धर्मनिरपेक्षता की पिच है उस पर बैटिंग करनी होगी, तब इनका मुकाबला किया जा सकता है। वरना इसी तरह से 27 साल से जैसे कांग्रेस हार रही है वैसे हारेगी। और एक बात और बता दूं कि एंटी रेडिकलाइजेशन फोर्स अगर बना दी गई तो सबसे ज्यादा गुजरात में तो वही लोग पकड़े जाएंगे ना जिन्होंने बिल्किस बानो का रेप किया। और 11 लोग जो है मॉरल, कौन सा मॉरल, किस मॉरल पे बीजेपी बोल रही? 11 रेपिस्ट को छोड़ दिया है, आज बीजेपी का वो प्रचार कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा एंटी रेडिकलाइजेशन फोर्स अगर बनाया गया और ईमानदारी से काम किया गया तो उसमें आरएसएस के लोग सबसे ज्यादा पकड़े जाएंगे, क्योंकि इन्होंने देश को रेडिकलाइज किया है, इन्होंने देश को दुनिया में बदनाम किया है। जब से सरकार आई इस संघ की भाजपा की, लेकिन सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, अमेरिका में, इंग्लैंड में, यूरोप में, सारी दुनिया में लोग जानते हैं कि यहाँ जो है हिंदू मुसलमान के नाम पर इस देश को जलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब्दुल मनन, मेरे को एक चीज नहीं समझ में आई। अब्दुल मनन, एक चीज नहीं समझ आई। अब्दुल भाई, एक चीज नहीं समझ आई। सारे मंदिर जा रहे हैं तो अच्छी बात है ना, ये सब टोपी लगाते थे, इफ्तारी पार्टी देते थे, तब आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही। 70 साल ये सब हुआ है, अब तो सब जागे हैं सर। अब तो जाके 70 साल सब टोपी पहनी, इफ्तार हुआ, सब कुछ हुआ। अब तो हुआ है, जब टोपी वोपी चल रही थी तब आपको प्रॉब्लम नहीं हुई ना अब्दुल भाई? नहीं हुई कभी? आपने नहीं इतना गुस्से में बोला कि ये छद्म धर्मनिरपेक्षता है। ऐसा है कि ना हमें टोपी लगाने से खुशी हो रही है और ना मंदिर जाने से खुशी हो रही है। चाहे कोई मंदिर जाए, चाहे कोई मस्जिद जाए, चाहे नास्तिक रहे, चाहे आस्तिक रहे, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, अगर टोपी लगाने से हम खुश होते तो हम मुलायम सिंह के साथ होते। अगर टोपी लगाने से खुश होते तो हम लालू यादव के साथ होते। हम जानते थे कि ये लोग टोपी पहनाने वाले लोग हैं, टोपी लगाने से कोई मसला नहीं होता। टोपी लगाने से अगर हम खुश होते तो हम ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन नाम की एक पार्टी ना बनाते कि जो हमारे मसाइल पे बोलते हुए लग रहा हो। केजरीवाल के लोग हैं, पूछो केजरीवाल का कि बिल्किस बानो के मुद्दे पर केजरीवाल का क्या ओपिनियन है। खूब पर्दा है कि किलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। धर्मनिरपेक्षता के पिच पे ना केजरीवाल खेल पा रहे हैं, ना राहुल गांधी खेल पा रहे हैं, ना अखिलेश खेल पा रहे हैं, ना तेजस्वी खेल पा रहे हैं, कोई नहीं खेल पा रहा। फिर ऐसा आदमी है जो सीना तान के खड़ा हुआ नरेंद्र मोदी के सामने। ठीक है, छद्म धर्मनिरपेक्षता मतलब ये
छद्म धर्म निरपेक्षता है। ये जितने लोग जो मंदिर मंदिर जा रहे हैं, ये छद्म धर्म निरपेक्षता है। नलिन भाई, सूडो सेकुलरिज्म है ये। देखिए अमन भाई, हम इस बात को स्वीकारते हैं कि जो अब्दुल भाई कह रहे थे और उनकी पार्टी की जो सोच है सेक्युलरिज्म पे, हम उसके साथ नहीं जुड़ सकते। और जो ढोंग हो रहा है या कुछ जो आरोप लगा रहे हैं, उसके सामने सिर्फ एक ही चीज याद आ जाती है कि अरे हिंदुस्तान की पुलिस 15 मिनट तो घर जाइए, बैठिए। तो मतलब इनका जो डेवलपमेंट का नारा जो है, पूरे भारत ने सुन लिया, विश्व ने सुन लिया। और मैं हमेशा कहता हूं कि डिबेट पे अब्दुल भाई साहब इनके आते हैं, हमारे और एक मित्र हैं मुंबई से, इनके आते हैं एमएलए साहब, तो वो जो है वो भी जब बोलते हैं तो डेवलपमेंट की बातें टीवी पे जरूर होती हैं, लेकिन ग्राउंड पे जब इनके नेता भाषण देते हैं बिल्कुल उसके विपरीत देते हैं, कीड़े मकोड़े बुला देते हैं हिंदुओं को। दूसरी तरफ वो हिंदुस्तान की पुलिस को बोलते हैं घर बैठिए आप। तो ये मुझे समझ नहीं आई इनकी राजनीति। तो इसीलिए मुझे लगता है इनकी राजनीति कम्युनल राजनीति है। बाकी सबको छद धर्म निरपेक्ष कहकर या सूडो सेक्युलर कहकर ये अपने आप को स्वच्छ करना चाहते हैं। और ये एंटी रेडिकलाइजेशन स्वच्छ करने के और भी तरीके हैं, लेकिन बाकियों को क्यों खींच रहे हैं? अब आ जाइए एंटी रेडिकलाइजेशन, वो समझा दीजिए सर। हाँ, मैं उस पर भी आ जाता हूँ। देखिए, अगर आप नोट करें तो ये किसी भी धर्म नहीं, और मेरे मुसलमान दोस्त भी इस बात को रखते हैं कि एक चिंता विश्व में बन रही है, और ये है कि लोग इस्लाम का दुरुपयोग करके टेररिज्म की तरफ जाते हैं। कोई धर्म में कभी ऐसा नहीं होता, उसका दुरुपयोग कोई करे तो एक अलग कहानी। ठीक। तो अब ऐसा है, जब आईसिस आई तो उस समय आपने नोट किया स्टार्ट हुआ ये अल-कायदा से, आईसिस से, इन लोगों के एक पूरा ऑनलाइन मैकेनिज्म रहता था लोगों को कन्वर्ट करने के लिए टुवर्ड्स देयर माइंडसेट। मैं कह रहा हूं मुसलमानों को टारगेट करते हुए कि वो कैसे सीरिया जाए, इराक जाए, ऐसे कई केसेस आए। और आप नोट करेंगे, याद करेंगे, मीडिया में भी उठा, केरल और अन्य राज्यों से कई लोग जो है वहां चले गए थे, इनकी ब्रेन वॉशिंग होती थी। एक अच्छा प्रोग्राम भी चला जिसमें हमें धन्यवाद भी करना चाहिए जो मौलवी लोग हैं, मस्जिदों में लोग हैं, उनके इन्वॉल्वमेंट के साथ ऐसे बच्चे जो मिसगाइड हो रहे थे और टेररिज्म की तरफ या कट्टरपंथ सोच की तरफ बढ़ रहे थे, अपने वायलेंस की तरफ बढ़ रहे थे, उनको वापस मेन स्ट्रीम किया गया, उनके परिवारों को इन्वॉल्व करके, साथ में धर्म के गुरुओं को इन्वॉल्व करके, ऐसे। तो मुझे लगता है एंटी रेडिकलाइजेशन सेल को पॉजिटिव रूप से देखना चाहिए, क्योंकि बम जब फटता है ये नहीं देखता कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन किसी धर्म का है, एक इंसान मरता है। और इस बात पे मैं मानता हूं अब्दुल भाई, हमारी राजनीति अलग हो सकती है, लेकिन जब बम फटता है हम सब एक तरफ है, किसी इंसान की जान जाए, किसी की भी सोच, व्यक्ति के गलत सोच के कारण से उसकी निंदा होनी चाहिए, उसे रोकने के लिए हम सबको साथ। नलिन भाई, आपने एग्जाम्पल भी तो मुसलमानों का ही दिया ना, वही तो प्रॉब्लम है, वही तो आपने एग्जाम्पल भी दिया कि मुसलमानों को रेडिकलाइज कर दिया जाता है, फिर धर्म से फिर लेना देना हो गया ना। वही प्रॉब्लम ऑपोजिशन को है, वही प्रॉब्लम पार्टीज को है कि एक बहाना हो जाएगा एक वर्ग विशेष को टारगेट करने का। मैं आपको स्पष्ट करना, आपने एग्जाम्पल भी वही दिया। नहीं, मैं इस पे बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहता हूं, मेरी मंशा दूर दूर तक ये नहीं है। मैं आपको केवल वही बता रहा हूं जो मीडिया में प्रमाणित रूप से अलग अलग मैगजीन्स और न्यूज़पेपर में जिसके बारे में लिखा गया, और उसको एक अच्छे रूप से एक एग्जाम्पल भी दिया गया कि ऐसा हुआ और हमने अपने बच्चों को कैसे बचाया। अब्दुल बनन, एंटी रेडिकलाइजेशन सेल, रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। अब तो आप भी स्वागत करेंगे इसका, बहुत शानदार चीज है। कट्टरपन से मुक्ति तो आप भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, पूरा देश चाहता है। और गुजरात पहला स्टेट बनने जा रहा है, ये पहला स्टेट एंटी रेडिकलाइजेशन सेल बनाता हुआ। फिर शुभराज साहब, उसके बाद आपके पास आऊंगा। अब्दुल भाई, कट्टरपंथ से अगर आपको देश को मुक्त करना है तो भाजपा और आरएसएस को पहले अपने आप को साफ सुथरा करना होगा। और इस देश में जो सबसे पहला व्यक्ति रेडिकलाइज हुआ उसका नाम था नाथूराम गोडसे, और वो किस विचारधारा से प्रभावित था ये आप अच्छी तरह से जानते हो। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आज जो ये नलिनी भाई कह रहे थे, ये अभी बात कर रहे थे, जाहिर है ये सारी की सारी चीजें जो कह रहे हैं, ये लोग क्या नाथूराम गोडसे क्या सीरिया से होकर आया था, ट्रेन होके आया था? अब सवाल ये पैदा होता है कि आप सीरिया, गल्फ कंट्री, जो जाने किन किन कंट्रीज की बात क्यों करते हो?
जहां जाके नरेंद्र मोदी जी के खुद बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। गल्फ कंट्रीज के मंदिरों मस्जिदों में जाके वो खुद हाजिरी देते हैं, खुद वो गल्फ कंट्रीज से अच्छे ताल्लुकात रखते हैं। तो जिसको आप रेडिकलाइज कह रहे हो, उनसे ताल्लुकात तो नरेंद्र मोदी जी के बहुत अच्छे हैं। आप सिर्फ दुश्मनी इंडियन लोगों से कर रहे हो ना, बाहर के लोगों से तो आपके बहुत अच्छे संबंध हैं। नहीं तो सर सेल में तो जो कट्टरपंथी भारत में होंगे उन्हीं को डालेंगे ना, विदेशियों को थोड़ी ना सेल में डालेंगे। जो भारतीय कट्टरपंथी होगा उसे ही तो डालेंगे। विदेशियों का जिक्र क्यों लाते हो आप बीच में? आप हिंदुस्तान की बात करो ना। हाँ, मैं भी वही कह रहा हूँ। रेडिकलाइज है, कौन रेडिकलाइज है? अच्छा स्टेप है ना, जापान अच्छा स्टेप है ना, अच्छा स्टेप है, हाँ या ना? अच्छा स्टेप है। एंटी रेडिकलाइजेशन सेंटर पहला स्टेट बनने जा रहा है गुजरात, अच्छा स्टेप है, स्वागत करते हैं। पहले क्योंकि कट्टरपंथियों का साथ तो कोई नहीं देगा। लेकिन कट्टरपंथी है कौन, पहले ये फैसला होना चाहिए ना। तो आपकी सहानुभूति है क्या? मैं बताता हूँ गद्दार कौन है, फिर ये तय होगा कि वफादार कौन। तो जो भी तय हो, जो लोग हैं, अब जो लोग हैं वो खुद कह रहे हैं कि हम रेडिकलाइज जो एंटी रेडिकलाइजेशन फोर्स बना रहे हैं। भाई कौन रेडिकल लोग हैं? वही लोग हैं जिन्होंने गुजरात का दंगा करा। अब्दुल भाई आपकी कोई सहानुभूति तो नहीं है ना कट्टरपंथियों से? होगा, अंदर जाएगा, सड़ेगा सेल में, क्या प्रॉब्लम है? आप तो स्वागत करिए, आप भी बचे, हम सारे। आपकी सहानुभूति है क्या इन लोगों से? जो कट्टरपंथियों का सड़ेगा जेल के अंदर, बात खत्म। अब कोई वो हो इधर का उधर का हो, हमको क्या फर्क पड़ रहा है सर? कोई रिलीजन का तो लेना देना ही नहीं है इसमें रिलीजन का तो लेना देना ही नहीं है सर। आप असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सबसे पहले कहा था कि अगर देश रेडिकलाइज होगा तो इसका नुकसान बहुत बड़ा होगा हिंदुस्तान को, और ये देश रेडिकलाइजेशन की तरफ जा रहा है, और उसका जिम्मेदार संघ परिवार और आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं। अच्छा, कोहली भाई सही, और यही तो लोग फिर तो स्वागत करिए ना, फिर पूरी दुनिया में बदनाम किया। फिर तो अब्दुल भाई और स्वागत करिए, अगर संघ के लोग हैं तो जाएंगे, हमको क्या फर्क पड़ रहा है? फिर तो और स्वागत करिए। बोलिए अमन भाई, मैं स्वागत करता हूँ एंटी रेडिकलाइजेशन सेंटर का। अरे भाई स्वागत करते हैं, लेकिन सवाल है कि सारे जो संस्थाएं हैं, सारी संस्थाएं हैं, उनको पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए। जुडिशियरी पर आपने कब्जा कर रखा है, ईडी पर आपने कब्जा कर रखा है। अच्छा, मिसयूज का डाउट होगा। मैं आ रहा हूं, मैं एक मिनट। थाने का सबका जो है आप संगीत रागी साहब, मिसयूज का डर होता ना, फिर किसको पकड़ के डाल देंगे? फिर कहेंगे कि भाई एक ही धर्म के मिल गए आपको डंडा डालने के लिए भी। देखिए अमन जी, जैसे दंगे के आरोप में पकड़ते हैं तो फिर इतना बड़ा कोइंसिडेंस होता है कि सारे दंगा एक ही धर्म के निकल आते हैं। देखिए अमन जी, मैं औरों की नहीं जानता, मेरी अपने पढ़ने के, अपने लेखन के आधार पर यह कह सकता हूँ, सारे धर्म एक नहीं है। और ये कट्टरता की नाला पनाला आप जो कह लें, ये वहाँ से निकलती है जब आप कहते हैं यही एक रास्ता है, यही एक है जिसके आधार पर आप स्वर्ग और नरक जा सकते हैं, यही से आपकी मुक्ति हो सकती है, बाकी सारे धर्म बेकार हैं। और उसके विस्तार के लिए आप दूसरे को दुश्मन घोषित कर देते हैं, उसकी हत्या करने की कोशिश करते हैं, और सब कोई दुनिया में जानता है कि वैसे मानने वाले का धर्म क्या है, वो कौन धर्म के मानने वाले हैं जो पूरी दुनिया में आतंक के पर्याय हो गए। धर्म ही नहीं है, मैं मानता हूं। अब्दुल भाई उनके लोगों के साथ थोड़ी ना है। देखिए मैं किसी को नहीं जानता। अब्दुल भाई थोड़ी ना ऐसे लोगों के साथ होंगे। देखिए ऐसे लोगों का कोई धर्म ही नहीं होता भाई, मैं तो मानता हूं ऐसे लोगों का कोई धर्म ही नहीं होता सर। देखिए नलिन कोहली जी ने शुरू में ही इस बात का जिक्र किया, और कोहली जी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि सारे लोग वैसे नहीं हैं, लेकिन उसी चीज को प्रयोग करके कट्टरता में कैसे उसको परोसा जाता है। अब अलकायदा भी प्यूरिटन इस्लाम की बात करता है, जो है वो तालिबान भी करता है, बोको हरम भी प्यूरिटन इस्लाम की बात करता है, लेकिन ये सारे लोग इस्लाम के नाम पर ही 85% मुसलमानों की हत्या कर डालते हैं। अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनीसिया के लोगों को पकड़ेंगे फिर? नहीं, हम इशारा नहीं कर रहे हैं। एक ही धर्म के लोगों को पकड़ेंगे फिर? नहीं, देखिए फिर सही है फिर उन लोगों का। देखिए जो कट्टरता को अपने धर्म के विस्तार के लिए प्रयोग करते हैं और दूसरों को डराने के लिए करते हैं, स्वाभाविक है कि वो इस देश के लिए दुश्मन है, वो इस देश के लिए विघातक है। और ऐसे लोगों के खिलाफ मुझे लगता है, एक सेकंड अमन जी, प्लीज, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छी पहल की है। ये पहल बहुत पहले होना चाहिए था। यदि ऐसा होता तो जो ये सब नारे लगते हैं, विध्वंसक नारे लगते हैं, वो नारे संभवतः नहीं लगे। नलिन भाई आ रहा हूं मैं, एक कमेंट शुभराज का ले लूं, बहुत देर से नहीं जा पाया हूं, उसके बाद आपके पास आऊंगा। शुभराज, ये जो डर है, डाउट होता है कि मिसयूज हो जाएगा, फिर एक ही धर्म के लोगों को पकड़ के अंदर डाल देंगे।
अब कहीं दंगा होता है यूपी में तो जिसको पकड़ते हैं सबका धर्म एक निकल आता है, तो फिर आरोप लगते हैं कि भाई सब आपने तो दंगाइयों का भी धर्म यही सोच करके तो कांग्रेस पार्टी ने टाडा का विरोध किया था। एंटी रेडिकलाइजेशन सेल के जरिए फिर एक कम्युनिटी टारगेट के आरोप तो नहीं लगेंगे जो डर है, और ये बहाना है दरअसल। शुभराज सर। अमन जी, ये देखना भी पड़ेगा ना कि ये आरोप कौन लगा रहे हैं। ये कोई गुट है, कोई समूह है, कोई पॉलिटिकल पार्टी है, या आम जनता है जो सवाल उठा रही है, जो लगा रही है। जिन लोगों की वजह से घरों के दिए बुझ जाते हैं, जिन लोगों की वजह से सड़कों पर चलना मुश्किल हो जाता है क्योंकि पत्थरबाजी होती है, जिन लोगों की वजह से जुम्मे की नमाज के दिन लोग सड़कों पर निकलना बंद कर देते हैं, उन लोगों को अगर टारगेट किया जाता है एंटी रेडिकलाइजेशन सेल के वजह से, तो क्यों, किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। लेकिन अमन जी, मैं एक दूसरी बात उठाना चाहती हूं इस प्रश्न को लेकर के। अच्छा तो ये होता कि एंटी रेडिकलाइजेशन सेल एक तरफा न हो जाए, जिसकी चिंता कुछ गुटों में है। वो गुट एक प्रपत्र लेकर के आते ना, एक मॉडस ऑपरेंडी लेकर के आते कि भाई आपने बड़ा अच्छा सराहनीय कदम उठाया, हम चाहते हैं कि ये 4-5 इनकॉर्पोरेट कर लीजिए आप सजेशंस, ताकि हमारे मन में जो चिंता है कि ये एंटी सेक्युलर है, ये कम्युनल है, ये दूर हो जाए। तो ऐसा तो हम आज तक कभी नहीं देखते। पॉलिसी डिस्कशन होती कहां है अमन जी? कोई अच्छी पॉलिसी आए तो सबसे पहला टारगेट ये होता है कि उस पॉलिसी को डिस कर दो, वो सीधे सीधे कह दो कि ये पॉलिसी ही कम्युनल है। मैं एक बात बताना चाहती हूं, क्योंकि मीडिया का अभी भी ध्यान उत्तर पूर्व भारत की तरफ नहीं होता। देश में जब लिंचिंग पे बहस ही चल रही थी, उस समय बहुत बड़े बड़े कांड हुए भी नहीं थे। एक आध छिटपुट घटनाएं हुई थी, मॉब लिंचिंग को लेकर के एक पूरा नैरेटिव बन रहा था। मणिपुर एक छोटा सा प्रदेश है, उसने सबसे पहले लॉ बनाई थी, एंटी लिंचिंग लॉ बनाई थी। उसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर किसी गांव में किसी भी व्यक्ति की मॉब लिंचिंग होती है, तो बाद की बात आप छोड़ दीजिए कि कानून क्या करेगी नहीं करेगी, पूरी जो उस परिधि में जितने भी गांव हैं, उन गांव के सभी लोगों को इसका खामियाजा भुगतना होगा। वहां सरकार किसकी है? भाजपा की है। सरकार कितने सालों बाद बनी, बताने की जरूरत नहीं। आजादी के बाद पहली बार भाजपा की सरकार बनी थी और ये पहला सबसे प्रोग्रेसिव लॉ आया था। लेकिन चूंकि इन विषयों पर चर्चा कम होती है मीडिया में, और मैं मीडिया की भी प्रतिबद्धता और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैं समझ सकती हूं कि एक पॉइंट के बाद लिमिटेशन होती है, लेकिन मैं ये बताना चाहती हूं कि इन सभी प्रोग्रेसिव पॉलिसीज पे एक सम्यक रूप से चर्चा होनी चाहिए। विचारधारा और पॉलिटिकल पार्टी के चश्मे को हटाकर चर्चा होनी चाहिए। इस बात को भी लेकर के अमन जी आज तक मैंने नहीं सुना कभी। वहां तो कांग्रेस इतने सालों तक शासन किया, कांग्रेस का एक नेता किसी ने चू जबान नहीं खोली कि एंटी मॉब लिंचिंग जो लॉ बना वो कम्युनल है, लेकिन क्योंकि है ही नहीं, ये सवाल है ही नहीं। नलिन भाई, लेकिन ये दीप्ति जी उसके बाद आपके पास आ रहा हूं, दीप्ति जी आ रहा हूं, लेकिन नलिन भाई सवाल तो उठेगा कि 27 साल से आप लोग हैं, 27 साल से तो याद नहीं आई। अब आप घोषणा पत्र में एंटी रेडिकलाइजेशन सेल भी आ गया है, ये पोलराइज करने के लिए भी चीजें हैं। 27 साल में क्यों नहीं बनाया फिर? और 27 साल से आप लोग हैं तो अभी बचे हैं वहां पर कट्टरपंथी, ये टुकड़े गैंग अभी हैं वहां पर गुजरात में। 2-3 बातें कहना चाहूंगा अमन भाई। मुझे लगा था जब मैंने पिछली बार कुछ कहा तो शायद अब्दुल भाई जो है मेरे विचारों के साथ जुड़ जाएंगे, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि यह असंभव है, क्योंकि अब्दुल भाई जिस पार्टी से, उस पार्टी में अगर मोदी विरोध और भाजपा आरएसएस विरोध ना हो और मुसलमानों के मन में वो भय करने की कोशिश ना करे बढ़ाने की, तो इनका वजूद ही नहीं रहेगा। क्योंकि इनके लिए वो टारगेट वही हो सकता है कि मुसलमान खतरे में है, और जब इस टारगेट या इस एजेंडा से वो चलेंगे तो इसीलिए आप देखिए आपने एंटी रेडिकलाइजेशन पे कितने प्रश्न उठाए और वो भागते गए। अरे टारगेट कौन होगा पहले बताइए, ये भय वो पैदा करना चाहते हैं कि आप ही टारगेट होंगे। उन्हें मिसयूज का डाउट, मैंने बड़े स्पष्ट रूप से कहा एक बार, हाँ मैंने, पर मिसयूज का डाउट भी काल्पनिक है। अल्टीमेटली जितने लोग हैं जिनके ऊपर में कोई भी मुकदमे जहां पर भी जा रहे हैं, कईयों को बेल मिले, कईयों को नहीं बेल मिले। दिल्ली में राइट्स हुए दिल्ली के, उनमें जजेस ने कई जगह पुलिस को लताड़ा कि आपने इनके कैसे आपने इंक्लूड किया। कोर्ट्स हमारी चलती है ना, तो उन्होंने दबाकर लताड़ा कि इस व्यक्ति को क्यों अंदर किया, उसको क्यों, इसको अननेसेसरी क्यों रखा जेल में। लेकिन कुछ ऐसे लड़के हैं जो निकल भी नहीं रही जेल से, हर बार कोर्ट कहती है बिल्कुल नहीं, हम इनको बेल नहीं देंगे। अब वो लड़के पढ़े लिखे ही सही, और मेरा इशारा बड़ा स्पष्ट है कि वो लड़के पढ़े लिखे ही सही फ्रंट लाइन पे रोज जो है कट्टरपंथी बातें करते थे, भारत के टुकड़े टुकड़े चाहते थे, भाषण देते थे,
तो रेडिकलाइजेशन की जो बात है वो कोई बैठ के देखता है कि दूसरों का नुकसान करे, उस नुकसान में नुकसान होते समय यह नहीं देखा जाता कि हिंदू है या मुसलमान है या कौन, भारतीय नागरिक जो एक इंसान है उसका नुकसान होता है। और मैं हैरान हूं कि अब्दुल भाई इस पर भी स्पष्ट नहीं कह सकते कि नहीं हम साथ खड़े हैं, कि ऐसा सोच होनी नहीं चाहिए, पूरे देश में होना चाहिए। हमने मैंने कहा किसी पूरे देश में होना चाहिए और क्या, पंथियों के साथ तो कोई नहीं खड़ा होगा। साथ ही खड़े होकर कहते हैं ओवैसी साहब खड़े होते हैं और इनके तो नेता प्रो रेडिकल तो कोई भी नहीं है। ओवैसी साहब खड़े होकर पाकिस्तान को कहते खबरदार आप जो आप हमारी बातें करें। एग्जैक्टली, मतलब इफ इट इज एंटी रेडिकल नेता जो है समझते नोबडी कैन बी प्रो रेडिकल। देश के लिए हम एक होंगे। दीप्ति जी, बहुत 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 अच्छा घोषणा पत्र में कम से कम इस वादे का तो इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकली आइडियोलॉजी आपको स्वागत करेंगे शायद। एंटी रेडिकलाइजेशन सेल, अच्छा प्रयोग गुजरात में कम से कम, क्योंकि गुजरात मतलब 20 साल से दंगा नहीं हुआ, उससे पहले क्या हाल था गुजरात में सबने देखा है। दीप्ति जी बिल्कुल बिल्कुल, ये जिस तरीके से गुजरात में या अन्य प्रदेशों में या मध्य प्रदेश में जिस तरीके से कट्टरपंथी यहाँ फैलाई जा रही है और किसके द्वारा फैलाई जा रही है और किस तरीके से पूरा रचा जाता है कि आप भारत माता की जय बोलिए, आप कोई मुस्लिम चूड़ी वाला है तो वो घुस नहीं सकता, उसको मारे। भारत माता की जय बोलना कट्टरता फैलाना कैसे है? जी 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 भारत माता की जय बोलना जबरदस्ती से अगर आप किसी, मेरी बात अभी तो थोड़ी देर पहले आप पूजा पाठ की बात कर रहे थे, वंदे मातरम बोलना भी कट्टरता फैलाना है। ये तो बताइए अगला क्या बोलेंगे कि वंदे मातरम भी कट्टरपंथी है? जबरदस्ती से थोपी गई चीज, जबरदस्ती से थोपी गई हर चीज कट्टरपंथी की तरफ ले जाती है। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान भारत माता की जय कौन थोप रहा है? अधिकार है सबको। आप पर इस कार्यक्रम में किसी ने थोपा? पहले मेरी बात सुनिए, मुझे गलत है। भारत माता की जय बोलना कट्टरता फैलाना नहीं। कि भारत माता की जय कट्टरपंथी है। थोपना आप किसी के ऊपर जबरदस्ती से थोप नहीं सकते। आप किसी के ऊपर जबरदस्ती से किसी भी चीज पर कोई चीज थोपना उसमें भारत माता की खींच के ले आया। जो लोग कट्टरपंथी करते हैं उनके ऊपर ये बताइए कि आपने भारत माता को गौडसे जैसे आतंकवादी, आज नाथूराम गौडसे जैसे आतंकवादी भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता उनको भगवान मान के उनकी पूजा करते हैं। क्या ऐसे लोगों के ऊपर ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होती है? कांग्रेस के मंदिर बना के पूजा करते हैं, मंदिर बना के पूजा करते हैं। जो पूजा करता था उसको तो आपने पार्टी में ले लिया। मंदिर बना के पूजा सोशल मीडिया पे, गोडसे की जो पूजा करता था उसको तो शायद आप लोगों ने पार्टी में लिया है। मेरी बात सुनिए, शंकर सिंह बघेला भी करते थे। राहुल गांधी जी आज भारतीय जनता पार्टी के पास, मैम छोड़िए ना इतना लंबा। दीप्ति जी आप स्वागत करती हैं एंटी रेडिकलाइजेशन सेल का, स्वागत करती है हाँ या ना? छोड़िए ना इतना लंबा ज्ञान नहीं, एंटी रेडिकलाइजेशन सेंटर का स्वागत करती है हाँ या ना? मेरी बात सुनिए, ऐसे मुद्दों पे ही ध्यान भटकाने के लिए ध्यान बनाना, युवाओं को तोड़ना, देश के अंदर एंटी रेडिकल सेल सही है गलत? मेरी बात मेरी पूरी बात कंप्लीट होने। राहुल गांधी जी इस तरीके से जो बस हाँ या ना का जवाब चाहिए था, वो नहीं जवाब दे पा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। लाइट कैमरा इलेक्शन का वक्त हो गया है। लाइट कैमरा इलेक्शन, गुजरात चुनावों में आरोप प्रत्यारोप। लाइट कैमरा इलेक्शन देखिए। मैं जहां जहां गया हूं मुझे एक तरफा माहौल दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी गुजरात में अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी और एक तरफा फैसला लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, उनके काम को और उन पर जो अटूट विश्वास है और अथाह प्रेम है उसको लोग वोट देने वाले हैं। और मुझे कोई सामने चुनौती के रूप में तो छोड़िए, कोई चुनाव लड़ने की स्थिति में भी नहीं दिख रहा। स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी के संबंध में अपशब्दों का प्रयोग करना यह स्वस्थ राजनीति के लक्षण नहीं है। और मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग आज के कांग्रेस के अध्यक्ष के द्वारा किया गया है, इसे मैं केवल आज के कांग्रेस के अध्यक्ष मिस्टर खड़गे की ही सोच का परिणाम नहीं मानता हूं, बल्कि पूरे कांग्रेस के नेतृत्व की जो जमात है यह उसकी सोच का परिणाम है। 20 वर्ष पहले जो बलिदान गोधरा में हुआ, भाइयों बहनों, राम भक्तों के इस बलिदान ने गुजरात को एक मॉडल के रूप में आगे बढ़ाया और गुजरात ने उस समय कर्फ्यू पर सदैव के लिए कर्फ्यू लगा दिया। अब कर्फ्यू नहीं लगता गुजरात में, दंगे नहीं होते गुजरात में,
गुजरात में हर व्यक्ति सुरक्षित है।